अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हेयर और उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से परेशान होते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के बाद हमें एक्चुअल कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए ताकि जो है वो हम इजीली दोबारा से वीज़ा अप्लाई करें और उसको हम हासिल कर लें, अप्रूव हो जाए, ग्रांट हो जाए और सिक्योर कर लें। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वीज़ा रिफ्यूज़ल से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। डेफिनेटली होना भी चाहिए, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप ये चीज़ समझें कि अगर 100 एप्लीकेशन एक एम्बेसी में जा रही हैं तो उन्होंने 100 की 100 तो अप्रूव नहीं करनी। उनमें से हो सकता है 20 अप्रूव हों, 25 अप्रूव हों, 30 अप्रूव हों। ये बहुत अच्छी रेशो चल रही है तो 50-50 के हिसाब से जो है वो इसकी रेशो एम्बेसी की तरफ से आ रही हो। अब वो जितने लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया होता है वो ये समझते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल पूरे हैं, तो फिर उनको वीज़ा भी मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा फिर दोबारा नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन वाकई सबके कंप्लीट होते हैं तो उनकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट ना हो तो एप्लीकेशन ही क्यों सबमिट हो। लेकिन वीज़ा देना या ना देना चूंकि एम्बेसी के ही तरफ से होता है, उसमें कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंट जो है वो कोई ज़बरदस्ती उनसे वीज़ा नहीं ले सकता है। तो करना क्या चाहिए अगर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है? वो तमाम तर बातें आपके साथ आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये एक अहम टॉपिक है क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी एंगल से हर किसी शख्स का जो ट्रैवलर है उसका वीज़ा कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ हो ही जाता है। तो आपने क्या करना है? अच्छा, सबसे अहम चीज़ क्या है कि लोग कहते हैं जी हमें रीअप्लाई कर लेना चाहिए। मेरे से भी पूछते हैं जी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हम क्या करें? तो मैं उनको जो है वो जो मशवरा उन सबको देता हूँ वही आपको दूंगा कि रीअप्लाई करने से पहले 100 मरतबा सोचें कि आपको वाकई जिस प्रोफाइल पे रिफ्यूज़ किया गया है उसी प्रोफाइल पे आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो क्या आपको वो दोबारा वीज़ा दे देंगे सेम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे, जबकि आपने सर्कमस्टेंसेस ही नहीं बदले अभी तक अपने। आप अगर कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ल देखें तो उसके अंदर एक चीज़ वाजिया लिखी हुई होती है कि आपकी अगली एप्लीकेशंस भी रिफ्यूज़ होंगी अनटिल कि आप अपनी सर्कमस्टेंसेस को बदल लें। यूके वाले भी ये लिख के देते हैं कि जब तक आपके सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो बदले नहीं जाएंगे तब तक हम आपको वीज़ा नहीं देंगे और अगली एप्लीकेशंस भी आपकी रिफ्यूज़ हो जाएंगी। तो सर्कमस्टेंसेस बदलने का क्या मतलब है? क्या ऐसा करना चाहिए एप्लीकेशन में कि आपके सर्कमस्टेंसेस ही बदल जाए? मैं आपको आज कई अहम चीजें बताऊंगा जिससे आपके सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगे और आपको वीजा उस कंट्री का मिल ही जाएगा। इसमें जो सबसे अहम फैक्टर है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने वीजा अप्लाई किया है और आपका वीजा रिफ्यूज हो गया और आपको ये सिर्फ कहा गया है कि हम जो है वो आपके पर्पज से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको चाहिए कि आपने अगर पहले 5 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री थी तो अप्लाई किया, तो आप ऐसा करें 5 या 6 ऊपर से 1-2 कंट्रीज और कर लें और फिर अप्लाई करें। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ जाएगी, आपकी जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो चेंज हो जाएंगे। आपको ट्रैवल हिस्ट्री हर हाल में कोशिश करनी चाहिए, इसको बढ़ाते रहना चाहिए। खास तौर पे उन बड़ी कंट्रीज का जिनका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उन कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको ये खास ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अच्छी हो। तो सर्कमस्टेंसेज बदलने में सबसे अहम किरदार जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का है। आपने वीज़ा अप्लाई किया था, आपकी 1 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, अब आप 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री करके वीज़ा अप्लाई कर लें अगेन। या आपके पास 10 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री थी तो 12 कंट्रीज कर लें, यानी 1-2 कंट्रीज को ऐड करें ताकि आपके सर्कमस्टेंसेस बदल जाएं और आप एप्लीकेशन में लिखने वाले बने कि आपने जो है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बढ़ा लिया है, वो मजीद आपकी जो है वो चीज़ें बढ़ गई। दूसरे नंबर में क्या है? आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आपने अगर एक वीज़ा अप्लाई किया है और उसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 20 लाख की आपने लगाई है और आप चाह रहे हैं कि आपके सर्कमस्टेंसेस बदल जाएं और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजीद बेहतर हो, तो आपने बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट है उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर लेना है। 2 मिलियन की स्टेटमेंट पे रिफ्यूज हुआ है तो आप कोशिश करें नेक्स्ट टाइम जब भी अप्लाई करें वो 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4 मिलियन इतने की स्टेटमेंट हो। लेकिन ऐसा ना हो कि एकदम से पैसे उसके अंदर आए हों और आपने जो है वो उसको कंसीडर कर लिया कि अब मेरी स्टेटमेंट बन गई है, मैं अप्लाई कर दूं। एक तरीकेकार होता है बैलेंस को इंक्रीज करने का, और उस तरीकेकार से जो है वो बैलेंस को इंक्रीज करें, आहिस्ता आहिस्ता उस बैलेंस को बढ़ाएं। और जब आपको लगे कि अब मेरा टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है और बैलेंस भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया और अब मेरे सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो आपने जो है वो इसको रिकंसिडर करना है और फिर आपने कर देना है अप्लाई। फिर सर्कमस्टेंसेस बदलने में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? वो आपकी एसेट्स, प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं जो कि अगर आपने नहीं लगाए थे तो फिर आप उनको लगा दें। आपने अगर डिक्लेयर नहीं किए हुए अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, तो आप उनको डिक्लेयर कर दें। आप बताएं उनको कि मेरे पास तो इतने करोड़ों के एसेट्स भी हैं और मैं तो कभी भी जो है वो अपना मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता, तो मैंने ये चीजें भी साथ में लगाई हैं, इससे मेरे सर्कमस्टेंसेस आपके सामने वाजिया हो जाएंगे और मुझे जो है वो आपको वीजा देने के अंदर आसानी होगी। तो आपने अपनी जो है वो ये चीजें बढ़ा लेनी है। फिर आते हैं सोशल टाइज।
अब सोशल टाइज जो है वो हर किसी पे डिपेंड जो है वो कर रहे होते हैं। ज़्यादातर मसला क्या होता है, सिंगल लोगों को ज़्यादातर मसला होता है कि वो अपने सोशल टाइज सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे होते हैं। आपने सोशल टाइज के अंदर भी जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ मेंशन करनी है, जिस तरह आपके पेरेंट्स तो हैं, आप उनको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी तरफ से लेटर भी लगा सकते हैं कि ये हमें फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा जो है वो ये वापस आएगा जाके और इसमें हमें ही सपोर्ट करते रहना। तो सोशल टाइज में अगर आप सिंगल हैं तो फिर आप मैरिड होकर दोबारा अप्लाई कर लें, तब भी आपके सर्कमस्टेंसेज जो है वो बदल जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपने ख्याल रखनी है, यानी सर्कमस्टेंसेज बदलने से पहले पहले आपने जो है वो वीज़ा अप्लाई नहीं करना, जब तक सर्कमस्टेंसेज नहीं बदल जाते आपने करना है। अदर ऑप्शंस क्या होती हैं आपके पास वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद? आपके पास अदर ऑप्शन होती है अपील की। अपील आप कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपील का जवाब नहीं देती, जैसे स्पेन है, उन्होंने कभी अपील का जवाब देना गवारा नहीं किया। आप ना ही करें उनकी अपील, तो बेहतर होता है। यूके है, यूके के लिए लोग समझते हैं कि इसकी अपील नहीं होती, बिल्कुल सही कहते हैं, अपील नहीं होती, जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, लेकिन आपके पास एक चांस होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल का। आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं, अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे थे, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी, आपके सारे मामला बड़े अच्छे थे, तो आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। आपको उस प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। प्री एक्शन प्रोटोकॉल को कभी भी अपील नहीं कहा जा सकता, ये कंप्लेंट अगेंस्ट वीज़ा ऑफिसर होती है और इसको इसी तरीके से कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो है वो आप रिकंसिडरेशन में जाते हैं। जैसे कनाडा की रिकंसिडरेशन है, वो वेब फॉर्म के थ्रू आप फिल कर सकते हैं और आप उनको कह सकते हैं कि मेरा केस जो है वो दोबारा से ओपन किया जाए, ताकि मैं जो है वो इसको सही तरीके से जो है वो दोबारा से वीज़ा ऑफिसर इसको देख सके और उसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से डिसीजन दे सके। तो रिकंसिडरेशन में जा सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन क्या होती है? वो होती है आप इग्नोर कर दें सारा कुछ, आप वेट करें। आप सिर्फ अच्छे टाइम का वेट करें कि आपके जब अच्छा टाइम आएगा तो आपने दोबारा वीज़ा अप्लाई करना है, और बहुत सारी चीज़ें तब तक बदल चुकी होंगी, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद। तो आप टाइम का वेट कर लें तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तमाम तर मालूमात जो हैं वो आपको याद रखनी ज़रूरी है। वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के बाद आपने सबसे पहले पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है। आपके मामला जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब आपके नसीब का सफ़र हुआ आप तभी जा सकते हैं, नसीब से पहले आप कभी भी नहीं जा सकते। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वीज़ा शॉपिंग शुरू कर दें, एक जगह से रिफ्यूज़ हुआ दूसरी जगह पे, दूसरी से रिफ्यूज़ हुआ तीसरी जगह पे। ऐसे वीज़ा शॉपिंग करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपको नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कोशिश करें कि आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो कंसीडर करें। मज़ीद जो भी लोग मालूमात लेना चाह रहे हैं वो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डिटेल्स मेंशन कर दी हैं नंबर्स के हवाले से, आप उनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और आप अगर ऑफिस आना हो मिलने के लिए तो ऑफिस भी आ सकते हैं, एड्रेस आपको प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।